Good morning students, this is online session of class 8 and I am discussing chapter 18 pollution of air and water। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास की एयर और हमारे आसपास का वाटर किस हद तक पॉल्यूटेड हो चुका है, उसके पॉल्यूशन के क्या सोर्स हैं, उस पॉल्यूशन से हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एनिमल लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और उस पॉल्यूशन से छुटकारे के लिए, उस पॉल्यूशन से निपटारे के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं या कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटी हैं कि हम उस पॉल्यूशन से छुटकारा पा सकें। ठीक है, एयर पॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। एयर पॉल्यूशन में हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए थे। सबसे पहले पॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पॉल्यूशन क्या है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उस पार्टिकल को या उस सब्सटेंस को हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं, और उसकी वजह से जो सिचुएशन क्रिएट होती है, उसकी वजह से जो आसपास की एयर की क्वालिटी डिक्लाइन होती है, उस कंडीशन को या उस सिचुएशन को पॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि नेचुरल सोर्स, मैनमेड सोर्स। नेचुरल सोर्स में बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं निकलता है, जब वो प्रोडक्ट बनाती हैं, अपना कुछ प्रोड्यूस करती हैं, तो उस प्रोसेस में बहुत सारा वेस्टेज निकलता है। ठीक है, अगर वो वेस्टेज गैसियस है तो वो एयर में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और एयर पॉल्यूशन जैसी कंडीशन को क्रिएट करेगा। अगर वो वेस्टेज सॉलिड है या लिक्विड है तो उसको किसी वाटर बॉडी में रन ऑफ कर दिया जाएगा, उसको फ्लो करा दिया जाएगा, और वो फिर वाटर पॉल्यूशन जैसी कंडीशन को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो चिमनी हैं, इन चिमनियों से निकलता हुआ लगातार धुआं वो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी आसपास की एयर में मिक्स हो जाता है और एयर पॉल्यूशन जैसी कंडीशन को क्रिएट करता है। ठीक है, ये सब एक तरीके से हम बता सकते हैं कि मैनमेड हैं, क्योंकि फैक्ट्री और जो इंडस्ट्री हैं वो सब आदमियों ने लगाई हैं, ह्यूमंस ने लगाई हैं। अब बात करते हैं नेचुरल सोर्स की। कुछ नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं। सपोज मान लीजिए किसी जंगल में गर्मी की वजह से आग लग जाती है। ठीक है, पूरा का पूरा जंगल जल के तबाह हो जाता है और उससे जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो हमारे आसपास की बॉडी को क्या करता है, हमारे आसपास की एयर को पोल्यूट करता है। या सपोज मान लीजिए आंधी तूफान जैसी कंडीशंस आ जाती हैं, तो वो भी हमारे आसपास की एयर को क्या करती हैं, पोल्यूटेड करती हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मिल जाते हैं। ठीक, तो ये वजह हो सकती है नेचुरल। अब इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जो हम इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है, उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज होती हैं। जो हमारे व्हीकल से धुआं निकलता है उसमें बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके की टॉक्सिक गैसें होती हैं। तो ये टॉक्सिक गैसें जब वाटर के साथ, वाटर वेपर के साथ या वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स होती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्रोड्यूस करती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इस तरीके की गैसेज या इस तरीके की कहना चाहिए सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, और वो सब्सटेंस फिर बारिश के तौर पर हमारी अर्थ पर वापस आ जाता है, जिसको हम एसिड रेन बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन तो एसिड रेन की है। एसिड रेन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या है कि ये सन की जो हीट है उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन फिर इसको बाहर वापस नहीं जाने देती। ठीक है, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आपने देखा भी होगा, जो सड़क के किनारे नर्सरी और गार्डन्स होते हैं उसमें एक ग्रीन टेंट लगा दिया जाता है। ग्रीन टेंट के नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे रख दिए जाते हैं। पेड़ पौधे वो क्यों रखे गए हैं ग्रीन टेंट में, ताकि उनको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके ग्रो होने के लिए। ठीक है, वो हीट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो सिस्टम जो है वो एक तरीके से, जो टेंट है वो हीट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उस हीट को वापस से बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, और जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, एक मिनिमम टेम्परेचर, वो टेम्परेचर उनको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो यही इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है हमारे एनवायरनमेंट पर। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस
इफेक्ट की तरह वर्क करती है और वो अंदर हीट को लेने के बाद उस हीट को वापस से उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, जिससे कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर आपने सुना भी होगा कि पहले के मुकाबले 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। ठीक, अब अर्थ का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इससे क्या ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है? इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स जो उनको एक टेम्परेचर चाहिए जिस पर वो फ्रीज हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, अगर उससे टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगते हैं। ठीक है, जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के बाद जो वाटर वहाँ से फ्लो होगा वो समुद्र में आएगा और समुद्र का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, वाटर जब समुद्र लेवल इंक्रीज होगा, वाटर वहाँ पर इंक्रीज होगा वाटर लेवल, तो वो जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, कोस्टल एरिया के मछुआरे हैं या और जो गरीब तबके के लोग हैं जो समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे रहते हैं, तो वहाँ पर जब वो सीमाएं बढ़ेंगी, वाटर लेवल बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वहाँ से उनको जाना पड़े, अदरवाइज उनकी जो घर हैं या उनकी जो बॉडी है या उनकी जो लाइफ है उनको खतरा हो सकता है, उनको डूबने का खतरा हो सकता है। ठीक है, और सुनामी जैसी कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, बाढ़ जैसी कंडीशंस आ सकती हैं उनके घरों में, उनके खेतों में। तो इस तरीके की कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं ये आप देखते हैं कि गर्मियों में जून के महीने में लगभग 40 डिग्री 42 डिग्री इतना टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, ये ना तो पेड़ पौधों के लिए सही है, ना हमारी लाइफ के लिए सही है, ना ही एनिमल्स के लिए सही है। ठीक है, जब हम धूप में निकलते हैं जून में या मई में तो ऐसा लगता है कि स्किन बर्न होने लगी है, इतनी तेज़ गर्मी होती है। ठीक है, और एक मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद 40 या 45 डिग्री तक पहुंचने के बाद जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी रुक जाता है। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं करेंगे। फोटोसिंथेसिस अगर रुक जाएगा तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हम सबकी लाइफ पर, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को हमें नहीं बढ़ने देना है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस नहीं क्रिएट होने देनी है। ठीक है, इनसे बचने के लिए भी हमारे पास उपाय हैं। अगर हम किसी भी प्लांट को या किसी भी ट्री को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको काटते हैं, या सपोज मान लीजिए पेपर बनाने के लिए हो या फर्नीचर बनाने के लिए हो या हमारे किसी और पर्पज़ के लिए हो, मेडिसिन पर्पज़ के लिए हो, तो उसके एवज में हम दूसरा प्लांट भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक छोटा प्लांट लगा सकते हैं, बल्कि कंडीशन ये रहनी चाहिए कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके एवज में हम 5 पौधे लगाएं। ठीक, जो 5 नहीं लगा सकते वो अपनी संख्या कम भी की जा सकती है, उसमें 4 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 1 पौधा तो लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे आसपास जितना ज़्यादा ग्रीन एनवायरनमेंट रहेगा उतनी ही हमारी अर्थ का टेम्परेचर कम रहेगा, और जितना ज़्यादा हम कंक्रीट जंगल बनाएंगे, बिल्डिंग्स बनाएंगे, स्कूल्स बनाएंगे, रोड्स बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, आसपास अपने कंक्रीट का महल बनाते रहेंगे, तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा और ये फाइनली हमें ही लौट के मिलेगा, ये हमारी जो लाइफ है उसको ही हार्म पहुंचाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसको रोकने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन नहीं होना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन के मुकाबले एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन जहाँ पर जो जंगल हमने उजाड़ दिए हैं, जहाँ से हमने पेड़ काट लिए हैं सारे, उस ज़मीन पर दोबारा से प्लांट्स लगाना, उस ज़मीन को दोबारा से हरा भरा बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है रिफॉरेस्टेशन। और एफॉरेस्टेशन जहाँ पर ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, काफ़ी समय से नहीं है, तो इस भूमि पर या इस ज़मीन पर पेड़ पौधे लगाना टेक्निक के थ्रू या किसी फर्टिलाइज़र के थ्रू
कि उससे वो ज़मीन की हरियाली वापस आ सके, वो ज़मीन हरी भरी हो सके, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है एफोरेस्टेशन। दूसरा प्रोसेस ये है कि जो हमारे पास व्हीकल्स हैं, हम उनको छोड़कर, जो ये हमारे पास व्हीकल्स हैं जिसमें पेट्रोलियम यूज होता है, डीजल पेट्रोल यूज होता है, इन व्हीकल्स को छोड़कर हमें जो अल्टरनेट सोर्स हैं एनर्जी के, उनकी तरफ जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी है। बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे हैं जो बैटरी से चलने वाले हैं, बैटरी की स्कूटी, बैटरी के बाइक वगैरह भी आ रहे हैं, तो हम उनका यूज कर सकते हैं। लोकल में तो कर ही सकते हैं, उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होती, उनकी पावर ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन लोकल में वो बहुत अच्छे यूज किए जा सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारी दूरी बहुत कम है तो हम पैदल या फिर साइकिल के थ्रू जा सकते हैं, या फिर हम एक मास व्हीकल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि बस हैं, ट्रेन हैं, ऑटो रिक्शा हैं। इस तरीके के व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं कि उसमें एक ही बार में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठकर चले जाएं और पॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है, पॉल्यूशन की जो मात्रा है, वो बहुत ही कम हो जाए। क्लियर? तो ये सब डिस्कस हमने कर लिया था एयर पॉल्यूशन के बारे में। आज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स वाटर पॉल्यूशन के बारे में। देखिए, एयर और वाटर दोनों ही हमारी बेसिक नीड हैं। ठीक है। ना तो हम एयर के बिना रह सकते हैं, एयर के बिना तो हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, और वाटर के बिना हम कुछ घंटों तक या कुछ दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। वाटर और एयर दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और दोनों ही आज कॉन्टिन्यूसली पॉल्यूटेड हो रहे हैं। इनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ठीक। देखिए, वाटर पॉल्यूशन के सबसे पहले, वाटर पॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की। वो पॉल्यूटेंट्स जो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं या वाटर पॉल्यूशन जैसी कंडीशन को क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पार्टिकल हमारे वाटर की बॉडी में या वाटर बॉडीज में, वाटर सोर्सेज में मिले हुए हैं, जिनको पीने से हम बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, हमें डायरिया, मिनीमाता, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, हमें स्किन एलर्जी हो रही है, या हमारा डाइजेशन खराब हो रहा है, ठीक है, या हमारे स्टोन बन रही है, ठीक, किडनी में, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो रही हैं पानी पीने की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है। ठीक है। उन पार्टिकल्स को पॉल्यूटेंट्स बोलेंगे, और उन पार्टिकल्स की वजह से, उन सब्सटेंस की वजह से जो कंडीशन क्रिएट हुई है, जो वाटर पॉल्यूटेड हुआ है, उसको हम बोलेंगे वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज सीवेज। ठीक है। सीवेज इनटू द वाटर बॉडी, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स दैट आर बीइंग into the water bodies are increasing due to the increasing pollution. The amount of wastewater let out from homes and industries has also increased. ठीक है। सीवेज क्या है? एक तरीके से जो हमारे घरों से वेस्टेज निकलता है, ठीक है, जो हमारे घरों से वेस्ट वाटर निकलता है, जैसे नहाने के दौरान, कपड़े धोने के दौरान, बाइक या कार धोने के दौरान, ठीक है, यहाँ से जो वेस्ट वाटर निकलता है वो फाइनली किसी न किसी वाटर बॉडी में, किसी न किसी नदी में या किसी न किसी तालाब में फ्लो करा दिया जाता है। ठीक। दूसरी बात, जो इंडस्ट्री से वेस्ट वाटर निकलता है वो भी फाइनली किसी न किसी नदी में, किसी न किसी तालाब में, नाले के थ्रू होता हुआ किसी न किसी नदी में ही मिला दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर मैनेज करने का या प्रॉपर इनको रख रखाव करने का एक प्रॉपर साधन नहीं है। ठीक है। फाइनली नालों के थ्रू होता हुआ ये पानी कहाँ पहुँच जाता है? हमारी नदियों तक पहुँच जाता है, और नदियों में पॉल्यूशन क्रिएट होने लगता है। तो एक सीवेज जो है एक बहुत बड़ी समस्या है किसी भी नदी को या किसी भी वाटर बॉडी को पोल्यूट करने के लिए। ठीक है। आप जानते हैं कि जो इंडस्ट्री हैं, जैसे कि पेपर मिल हो गया, शुगर मिल हो गया, ठीक है, और जो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जब वो प्रोड्यूस करती हैं या जब अपना वो प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उस प्रोडक्ट के दौरान बहुत सारा पॉल्यूशन या बहुत सारा वाटर वेस्ट निकलता है, और वो वेस्टेज क्या होता है? या तो आसपास के एग्रीकल्चर लैंड में उसको निकाल दिया जाता है। जब वो आसपास के एग्रीकल्चर लैंड में जाएगा तो वहाँ की भूमि को बंजर बना देगा। ठीक है। बहुत बड़ी बुरी हालत हो जाती है, वहाँ पर सारी ज़मीन काली काली दिखाई देने लगती है। ठीक है। और अगर वो
वहाँ पर नहीं फ्लो कराया जा रहा है, वहाँ पर डंप नहीं किया जा रहा है, तो उसको किसी न किसी वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि हमारी जो नदी है वो पॉल्यूटेड होने लगती है। तो एक वजह तो हो गई सीवेज, दूसरी है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री और फैक्ट्री किस हद तक हमारी वाटर बॉडी को पॉल्यूटेड या हार्म पहुंचा सकती है। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट में वाटर एज अ कूलेंट यूज किया जाता है, ठीक है। जो आसपास का जो प्रोसेस है, आसपास के जो चैम्बर हैं उनको ठंडा करने के लिए, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। न्यूक्लियर जो एनर्जी निकलती है वो हम क्यों उसको निकालते हैं? ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। या और किसी प्रोसेस के थ्रू जब न्यूक्लियर एनर्जी निकल रही है तो वहाँ से वो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, और हीट प्रोड्यूस होने के कारण उसको हम क्या करते हैं, वाटर को एज अ हम कूलेंट यूज करते हैं। अब जब वाटर को एज अ कूलेंट हम यूज करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, वाटर बहुत बड़ी मात्रा में गर्म होने लगता है, वाटर बहुत बड़े टेम्परेचर पर गर्म होने लगता है, और सडनली उस गर्म वाटर को उस नदी में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। गर्म वाटर को या गर्म हॉट वाटर को उस नदी में छोड़ दिया जाता है, और सडनली वहाँ पर जब उस नदी में छोड़ा जाएगा उस गर्म पानी को, तो वहाँ का टेम्परेचर सडनली राइज होने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, एक जगह नदी में पानी ठंडा है, एक जगह नदी में पानी गर्म है, ठीक है। जब सडनली हमने बहुत सारा हॉट वाटर पानी में नदी में छोड़ दिया, तो जहाँ पे हमने छोड़ा है उस जगह के आसपास का जो पानी है होगा वो सडनली गर्म होने लगेगा, और जो दूसरी जगह का पानी होगा वो सडनली क्या होगा, ठंडा रहेगा। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो मरीन लाइफ है, जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, फिश हैं, वो सडनली थर्मल शॉक जैसी कंडीशंस को महसूस करेंगी। इस पॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल पॉल्यूशन। सडनली जो किसी वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर सडनली राइज हो रहा है, इसको बोला जाता है थर्मल पॉल्यूशन। और जो वाटर बॉडी हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि फ़िश हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और दूसरे या वहाँ की जो पेड़ पौधे हैं नदियों के, तो वो क्या कंडीशन महसूस करेंगे, थर्मल शॉक जैसी कंडीशंस महसूस करेंगे। सडनली गर्म पानी से या ठंडे पानी से गर्म पानी की तरफ जाना, गर्म पानी से ठंडे पानी की तरफ जाना, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है इसको लेकर, और वो जो वहाँ की पेड़ पौधे हैं उनको बहुत बड़ा हार्म पहुँच सकता है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई पेड़ पौधा ऐसा है कि वो कूल एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव कर सकता है, तो जब उसको हॉट वाटर मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को बोला जाता है थर्मल पॉल्यूशन। नेक्स्ट, साइंस इन कॉन्टेस्ट, इसमें एक डिजीज है मिनीमाता, ठीक है। स्किन पर दाने दाने से निकल जाते हैं रेड कलर के, और ये किस वजह से है, मेनली जो जब हम गंदा पानी कंज्यूम करते हैं, जब हमारी बॉडी गंदा पानी कंज्यूम करती है, हम उसको पीते हैं, तो हमारी बॉडी पर लाल लाल दाने से निकल जाते हैं स्किन पर, जिसको मिनीमाता बोला जाता है। सबसे पहले ये प्रॉब्लम देखी गई थी जापान में, ठीक है। जापान में जब इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर या सीवेज नदियों में मिक्स किया गया, तो वहाँ की जो फिशेज हैं उन्होंने भी वो गंदा पानी, जो वेस्ट वाटर है, केमिकल्स हैं, वो सब इनहेल किए, बॉडी में कंज्यूम हो गए, उनकी बॉडी में इकट्ठा हो गए, और फाइनली जापान के जो लोग हैं उनकी स्टेपल डाइट है फ़िश। जब उन्होंने वहाँ की फ़िश को खाया कॉन्टिन्यूसली, लगातार कई सालों तक, लंबे समय तक, तो वो डिजीज उनमें भी आ गई, ठीक है। और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर देखी गई, जैसे कि पैरालिसिस है और कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स, ठीक है, वीकनेस, मसल्स वीक, सुनने में प्रॉब्लम, देखने में प्रॉब्लम, इस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको आने लगी, ठीक है। और ये जो केमिकल है इसको बोला गया मिथाइल मरकरी, ठीक है। वहाँ की जो एक फैक्ट्री है, वहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में एक टॉक्सिक लिक्विड निकलता है जिसको मिथाइल मरकरी बोला गया, और वो मिथाइल मरकरी किसी नदी में डंप कर दिया गया, वहाँ की फिशेज ने उसको कंज्यूम किया, वहाँ से जो वाटर पूरा का पूरा कंटामिनेट हो गया, पूरा का पूरा पॉल्यूटेड हो गया, तो उसके अंदर जो फिश हैं वो भी तो पॉल्यूटेड हो जाएंगी, क्योंकि वो उस वाटर को इनहेल करती हैं। और फाइनली जब उन मछलियों को पकड़कर वहाँ के जापान के लोगों ने उनको कंज्यूम किया एज अ फूड, तो वो डिजीज उनमें भी पहुँच गई ड्यू टू द मिथाइल मरकरी।
और इस मिथाइल मर्करी की वजह से उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई। ये मिनमाता जैसी डिजीज देखी गई, स्किन कैंसर और सुनने में उनके प्रॉब्लम, आँखों में प्रॉब्लम, उनके मसल्स वीक हो जाना, फिजिकल और मेंटल बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ ना करना, इस तरीके की प्रॉब्लम्स वहाँ पर देखी गई। और फाइनली कुछ से केसेज ऐसे भी मिले जहाँ पर डेथ के केस भी देखे गए। ठीक है, 1960s के अकॉर्डिंग 1960 के दशक में ये बात वहाँ पर हुई और जो सिटी का नाम था वो भी मिनमाता ही है। ठीक, नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखिए, हम जो एग्रीकल्चर है लैंड हमारा, वहाँ पर जो क्रॉप है उसको ग्रो कराने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज हम करते हैं, यूरिया में या किसी और तरीके से कीटनाशक के तौर पर या और किसी तरीके से हम बहुत से, जब तक फसल ग्रो करती है तब तक लगातार उसमें कीटनाशक का या और तरीके के केमिकल्स का छिड़काव होता रहता है, जिसमें कि एक DDT भी है। ठीक है, तो DDT की वजह से बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। अगर DDT वाटर में मिक्स हो जाता है तो वो फाइनली क्या करता है, हमारे वाटर बॉडी को कंटामिनेट करेगा, उसको पॉल्यूटेड करेगा, और वो वाटर अगर हम इनहेल करते हैं तो हम भी फिर हमारी बॉडी भी बीमार होने लगती है। The runoff water carrying fertilizers from the field and rich in nutrients, they get accumulated in water bodies, increasing the growth of algae. जो रुका हुआ पानी होता है किसी तालाब में या किसी और जगह पर, वो क्या करता है, एक तरीके से उसमें एल्गी वगैरह ज़्यादा बनने लगती हैं। ठीक है, एल्गी जब उसमें ज़्यादा ग्रो करने लगती हैं तब वहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है डिजॉल्व इन वाटर, व्हेन दीज एल्गीज डाई, जब वो एल्गी मर जाती हैं वहाँ पर, देन डीकम्पोजर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन वाटर रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन लेवल फर्दर। तो वहाँ पर जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, जो रुका हुआ पानी है किसी तालाब के आसपास या किसी तालाब में, वहाँ पर एल्गी होती हैं, जब वो एल्गी डाई करती हैं तो वहाँ पर जो डीकम्पोजर्स होते हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ने लगती है, और जब उनकी संख्या लगातार बढ़ती है तो ऐसे में ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर कम होने लगता है कंटिन्यूसली। जब ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पर कम होगा, द इंक्रीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर लीड्स टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। लगातार वहाँ पर वाटर का जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होने लगता है, और इस प्रोसेस को, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो रही है, इस प्रोसेस को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। Hence nowadays biodegradable fertilizers like compost, rhizobium are used। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन जिसको बोला जाता है, तो हमें फर्टिलाइजर्स फिर सडनली यूज करने पड़ते हैं, राइजोबियम या कंपोस्ट वगैरह, ताकि जो प्लांट्स हैं या जो क्रॉप है वो फाइनली ग्रो कर सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक केस स्टडी है जिसमें मुथा रिवर के बारे में बताया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। मुथा रिवर को किस तरीके से कंटामिनेट किया गया या किस तरीके से वो रिवर पॉल्यूटेड हो गई, इसमें इसकी 2-3 बातें लिखी हुई हैं। पहली उन्होंने वजह बताई है सीवेज की। ठीक है, जो घरों से गंदा पानी या जो इंडस्ट्री से गंदा पानी निकलता है, एक तो उसकी वजह से वो वाटर कंटामिनेट हो गया। ठीक है, वो रिवर कंटामिनेट हो गई। दूसरा, जो वहाँ पर दोनों आसपास जो नदी के दोनों किनारे हैं, वहाँ पर छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज काफ़ी सारी बन गई हैं। तो उन इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है वो भी सब किस में फ्लो करा दिया जाता है, नदी में फ्लो करा दिया जाता है। नेक्स्ट, जो डोमेस्टिक वेस्ट है वो भी सब नदी में फ्लो करा दिया जाता है। तो इन 3-4 कारणों की वजह से वो मुथा रिवर महाराष्ट्र में प्रॉपर क्या हो गई है, पूरी की पूरी कंटामिनेट हो गई है। ठीक है, अब ह्यूमन लाइफ तो उससे अफेक्टेड है ही, क्योंकि वो नदी का पानी
हमारे घरों में भी जाता है, जो वहाँ के महाराष्ट्र के निवासी हैं उनके घरों में भी जाता है पीने के लिए। तो वहाँ तो प्रॉब्लम ह्यूमंस में मिल ही रही है, साथ में जो एनिमल्स हैं उनमें भी प्रॉब्लम्स मिल रही है। जो पानी वो पीते हैं उससे दूध की क्वालिटी भी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। जो एनिमल्स दूध देते हैं वहाँ पर उसकी जो क्वालिटी है वो भी डिक्लाइन हो रही है और एनिमल्स में भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। ऑलराइट, चलिए स्टूडेंट्स और डिस्कस करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको एक बार आप रिवाइज करके देखिएगा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और कोशिश ये करिएगा कि हम अपने आसपास की एयर को, वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएं। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।